हेलो एवरीवन। आज डेट है 7 दिसंबर 2020 और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कि आंदोलन के समय में जो सम्मान जो हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग हैं और जिनको जो राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है उनको जो लौटाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो सही है या गलत है। इससे आगे हम जो बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में समय समय पर जो बीमारियां पूरे विश्व में हुई है और किस तरीके से उनके लिए निजात पाई गई और कौन कौन सी नई खोज हुई हैं विश्व में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल होगा हमारी जो भारतीय भाषाओं को हमारी शिक्षा नीति में जो इंक्लूड किया जा रहा है और किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है कि वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन के समय में हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग इस समस्या को सही तरीके से न निपटाने के बजाय उनको जो सम्मान दिया गया है उनको वो लौटाने की बात करते हैं। देखो, ऐसी ही लहर 2016 में असहिष्णुता के मामले में लोगों ने इसी तरीके से बहुत सारे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने पदक लौटाए थे। इस आर्टिकल में देखो ये बोला गया है सबसे पहले कि 1954 में हमारे लिए हमारे भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, नागरिक सम्मान, जिसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी। आगे इस आर्टिकल में बोला जाता है कि देखो, ये जो नागरिक सम्मान है ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसके अलावा बहुत सारे खेल पुरस्कार होते हैं। वो पुरस्कार आपको पर्सनल व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं। आपने जो इस देश के लिए जो किया है और इस देश को आपके जिन कार्यों पर गर्व है उन कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर पर्सनल सम्मानित किया जाता ना व्यक्ति को, तो उस पदवी को वो व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे लगा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ये उनको अधिकार नहीं दिया गया है कि जो आपको पदवी दी गई है, हालांकि जो शिक्षा में जो आपको डिग्री मिलती है उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के सम्मान को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि ये सम्मान आपको नहीं दिया गया है। आपने जो देश के लिए जो कार्य किया है, देश का जो गौरव बढ़ाया है, उस कार्य को सम्मानित किया गया है। तो अगर आप इस तरीके का जो आपको सम्मान दिया गया है उसको आप वापस लौटाते हो, तो वो आपने जो कार्य किया है उसका असम्मान है। उसके जो सम्मान, उसका जो कार्य था, उसको आप नीचे गिरा रहे हो। तो इस आर्टिकल में इस तरीके से बोला गया है कि ये जो किया जा रहा है वो गलत है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारी शिक्षा नीति को लेकर। देखो, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने घोषणा की है कि नेक्स्ट सेशन से जो हमारी मेडिकल की स्टडी और इंजीनियरिंग की जो स्टडी है वो किस में होगी, हमारी भारतीय भाषाओं में होगी। तो ये हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका प्लस पॉइंट है कि उसमें भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। अगर ये काम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम दुनिया के अन्य देश जैसे जापान और चाइना को फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि इन देशों में जो शिक्षा नीति है वो इनकी स्थानीय जो भाषाएं हैं उनको महत्व दिया गया है। तो हमें दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे हमें सीखना चाहिए और उनकी जो नीतियां हैं उनको हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि हालांकि ऐसी जो नीतियां हैं वो पहले भी बन चुकी है। 1964 से 1966 तक दौलत सिंह कोठारी आयोग बना था और उसने सिफारिश की थी कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है, न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें भी हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए। और लोगों ने इसका सम्मान भी किया था, लेकिन धरातल पर, ग्राउंड पर जीरो इसका रिजल्ट आया। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि जब हमारी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा जब हमारी स्थानीय भाषाओं में होंगी तो हमारी लोक सेवा आयोग जैसे एग्जाम है जहां पर हिंदी को पिछाड़ा जा रहा है और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हिंदी को मुख्य धारा में लाने के लिए
जो हमारे मेधावी छात्र हैं हिंदी भाषा के, उनको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक उदाहरण दिया गया है कि एक मेधावी छात्र जब वो सिलेक्ट नहीं होता है हिंदी भाषी होकर तो उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है, और लोग अपनी जो छात्र हैं वो अपनी मांग को मनवाने के लिए फिर हड़ताल कर रहे हैं। जो उनका हक है उन्हीं के लिए उनको हड़ताल करनी पड़ रही है। आगे इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2009 में एक नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरमन रामकृष्णन जब भारत आए तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने भी यही दोहराया था कि हमारी जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशनल जो सिस्टम है, उसका एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो हमें विश्व के अन्य देशों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो स्थानीय भाषा है उनको बढ़ावा दिया है। आगे इसमें इस आर्टिकल को देखो इस तरीके से कंक्लूड किया गया है कि अगर हम हमारी स्थानीय भाषाओं को सम्मान देंगे तो हमारे जो मेधावी छात्र हैं और जो हमारा वंचित वर्ग है वो हमारी मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा। ठीक है, लास्ट में इसमें बोला गया है कि हमारे देश का जो एक सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी ये स्थानीय भाषाओं को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर। देखो पहले तो इस आर्टिकल में यूँ बोला गया है कि कोरोना से पहले ही जो बायोमेडिकल वेस्ट जो था वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, बायोमेडिकल वेस्ट। इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि इस बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमारे यहाँ कोई कानून नहीं बना है। 1998 में कानून बनाया हुआ है और 2016 में उसमें संशोधन भी किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें ये बताया गया है कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग थैलों में पैक करके, जिनको नॉर्मली आप वेस्ट को निस्तारण कर सकते हो उनका अलग थैले में पैक करना है, जिनको थोड़ी परेशानी होगी उनको अलग थैले में पैक करना है, जिनको किसी केमिकल की हेल्प से जिनका निस्तारण किया जाए उनको अलग थैले में पैक करना है। तो ये इस इस एक्ट में ये बोला गया है कि कौन से बायोमेडिकल वेस्ट का किस तरीके से डिस्पोज करना है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, कंपैरिजन बताया गया है कि कोरोना से पहले ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी बायोमेडिकल वेस्ट। अब कोरोना के बाद में तो देखो लोगों ने दस्ताने, ग्लव्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, मास्क यूज़ करना शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनकी पीपीई किट तो बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में, पहले तो था ही, अब उसकी तुलना में और ज़्यादा मात्रा इंक्रीज हो गई है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हम एक्ट बनाया है उसका हमें सही ढंग से यूज़ करना होगा, सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और बायोमेडिकल जो वेस्ट है अगर हम उसको सही ढंग से इस समय उसका डिस्पोज हमने सही ढंग से नहीं किया तो कोरोना हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लोग जो पॉजिटिव हैं अगर उन्होंने अपना मास्क, ग्लव्स यूज़ करके कहीं भी फेंक दिया और उस कचरे में अगर नॉर्मल लोग उसको उठा लेते हैं तो इस तरीके से तो कोरोना का एक तरीके से जो पहले से जो बढ़ रहा है उसकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें ये बोला गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट का अगर सही ढंग से निस्तारण नहीं होगा तो हमारे जानवर और इंसान इस संक्रामक की चपेट में आ सकते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, देखो कोरोना काल की वजह से ना केवल जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब जो जॉब वाले लोग हैं उन पर असर पड़ा, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देखो जो स्कूली शिक्षा का जो सबसे मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दूसरा जो मेन उद्देश्य है वो है बच्चों में जिम्मेदारी विकसित करना। जिम्मेदारी कैसे? बच्चों में एक अनुशासन क्रिएट होता है कि फिक्स टाइम पर उनको उठना है, फिक्स टाइम पर उसको स्कूल जाना है, कैसे उनको होमवर्क करना है, तो डिसिप्लिन बच्चों में क्रिएट होता है। और लगभग जो 7-8 महीने से स्कूलें बंद हैं और बच्चों की शिक्षा से जो दूर हो गए हैं बच्चे, दूसरा उनमें क्या है, आलस्य का भाव आ गया है, अनुशासन की जो था उनमें जवाबदेहिता जो थी वो कम हो गई है। तो ये कोरोना काल में हमारी जो सोसाइटी है उसका हर एक पार्ट इससे इफेक्ट हुआ है। ये इस आर्टिकल में बताया गया है और बच्चों के साथ जो समस्याएं हुई हैं उसके बारे में इसमें बोला गया है।
देखो जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि हालांकि कोरोना बिना बताए अचानक से हमारी जिंदगी में प्रकट हुआ है और कोरोना ने हमारे जीवन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना ही अचानक से आया है, समय समय पर हमारे देश और विश्व में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं ने, उन बीमारियों ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, लेकिन लोग उन समस्याओं से, उन बीमारियों से निकले हैं और जीवन चलने का नाम है, ये इस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से समय पे कौन कौन सी बीमारियां आई थी। लगभग जब 200 वर्ष था, मतलब 200 साल था समय, 200 वर्ष चल रहा है, अब 2020 साल चल रहा है, वैसे 200 साल जब चल रहा था उस समय आई थी एंटोनिन प्लेग। जब 600 साल चल रहा था उस समय 600 साल के समय में आया था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। उसके बाद में आया जापानी चेचक, बुबोनिक प्लेग जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चेचक आया, फिर 17वीं सदी का ग्रेट प्लेग आया, 18वीं सदी का ग्रेट प्लेग आया, फिर कालरा के 6 आउटब्रेक हुए, फिर थर्ड प्लेग आया, फिर येलो फीवर आया, फिर एशियन फ्लू आया, उसके बाद में हांगकांग फ्लू आया, फिर HIV एड्स के बारे में पता लगने लगा, फिर उसके बाद में आया सार्स, इबोला आया और उसके बाद में, उससे पहले आया, इबोला के समय ही आया स्वाइन फ्लू आया, मर्स आया और 2019 से आया कोविड-19। तो देखो ये बोला गया है कि समय समय पर ऐसी बहुत खतरनाक बीमारियां आई हैं और उनसे हम उभरे भी हैं और फिर भी जीवन चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसमें समय समय पर कुछ खोज हुई है और ये बोला गया है कि इन आविष्कारों की वजह से हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं और हमारा जो जीवन है, जिनमें बहुत सारा डर था, वो कम हुआ है और लोगों में जीवन जीने की आशाएं बढ़ी हैं। कि अभी भी कोविड के दौरान लोगों को ये लग रहा है कि इसकी जब वैक्सीन आ जाएगी तो हमारा जीवन उसी तरीके से चल पड़ेगा। तो देखो इसमें कुछ तकनीक बताई गई हैं और उनसे जितने लोगों की जिंदगी बची वो भी बताया गया है। 1850 में एनेस्थीसिया की खोज हुई थी। 1875 में शौचालय बनने की शुरुआत हुई। शौचालय से क्या हुआ कि जो बीमारियां जो हवा के थ्रू फैल रही हैं वो बहुत कम हो गई। 1890 में लुईस पास्चर जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने पेस्चराइजेशन की एक प्रक्रिया दी जिसकी वजह से जो छोटे कीटाणु, और जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है और कीटाणु जीवाणुओं की वजह से जो संक्रामक रोग हो सकते हैं उनमें कमी आ गई। ऐसे ही खून चढ़ाना, एंटीबायोटिक्स की, मलेरिया की दवा, हरित क्रांति, एस्प्रिन थेरेपी, वैक्सीन, अंग प्रत्यारोपण, पेसमेकर, बाईपास सर्जरी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, रेडियोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, एंजियोप्लास्टी, HIV एड्स उपचार रोकथाम, सैटेलाइट्स, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, ब्रेन मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग, डिसेलिनाइजेशन, ऐसे बहुत सारी आविष्कार हुए हैं इस दुनिया में और जिन्होंने हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया को बदल दिया। तो ये आज हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।